नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो होटल इंडस्ट्री पर आधारित है। तो यदि आपको बिजनेस में सफलता चाहिए, यदि आपके मन में कोई प्लानिंग है होटल शुरू करने की या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू करने की, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें मैं बताऊंगा, आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। और ये जो टिप्स है ये आप दूसरे बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि होटल का बिजनेस एक फीलिंग्स इमोशन वाला बिजनेस है। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट फूड, इट इज अबाउट पीपल। आप खाना कैसा बनाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे सर्व कैसे करते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक मैं डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि जर्मनी में खाना खाने के बाद कस्टमर से वेटर पूछता है, क्या सर आप चाय लोगे या नहीं। यहाँ कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो या हाँ कहेगा या ना कहने के पूरे 50% चांस है। जबकि इंग्लैंड में वेटर पूछता है कस्टमर से कि सर आप क्या लोगे, चाय या कॉफी। तो यहां पे कस्टमर के पास ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सक्सेस दिलाती है बिजनेस में। आपको कस्टमर को पूरा पॉजिटिव मूड में ले जाना है, तो जाके आप सफल होगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बता रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने प्रोफेसर की जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया और आज वे 125 से ज्यादा होटल्स के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एन महादेवन की। उन्होंने एक बार पुस्तक पढ़ी, आर्थर हेली की पुस्तक का नाम था होटल, और वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने होटल का मालिक बनने का निश्चय किया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि इनके फैमिली जो है इसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स थे। इनके पिता डॉक्टर थे, इनकी माता डॉक्टर थी, इनके एक भाई डॉक्टर थे, परंतु इन्होंने अलग लाइन लेने का निश्चय किया, तो ये बने प्रोफेसर। तो दोस्तों, सपनों को साकार करने की कीमत चुकानी होती है। यदि आप में सपना देखने का जज्बा है तो उसकी कीमत चुकाने की जिम्मेदारी, उसकी तैयारी आप में होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी के साथ साथ चेन्नई के सुदर्शन होटल में रात में नौकरी करना शुरू किया। वे हर रोज 14 से 18 घंटे काम करते थे। मुश्किल से 6 घंटे की नींद उनको नसीब होती थी, पर काम मनपसंद था। और इस सिद्धांत है दोस्तों कि मनपसंद काम हो तो थकान नहीं लगती। अब मैं आपको बताऊं इनका डेली रूटीन क्या था। तो सुबह 9 से 4:30 बजे तक ये कॉलेज में पढ़ाते। उसके बाद शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक होटल में नौकरी करते और घर पहुंचने के बाद भी अगले दिन के लेक्चर की तैयारी करते थे। वे मैनेजमेंट और अकाउंट्स के विषय को पढ़ाते थे। तो इन विषय में प्रतिबद्धता बहुत ही जरूरी है। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ही वॉज अ डेडिकेटेड पर्सन। उन्होंने जो भी काम किया पूरे डेडिकेशन से किया। तो 1980 से 1983 तक 83 तक उन्होंने इतनी सख्त मेहनत की। उन्होंने होटल में काम करते समय देखा कि लोग महंगे होटल में खाना खाते हैं और शिवाज रेगल जैसी एक महंगी शराब मंगाते हैं, महंगे सिगार मंगाते हैं। उसके पीछे वो उतना खर्च कर देते जितना वो एक महीने की कमाई थी। यानी कुल मिला के उनकी एक महीने की कमाई एक व्यक्ति एक दिन में खर्च कर देता था। तो उन्होंने बोला भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए उन्होंने होटल शुरू किया। तो उन्होंने 1983 में नौकरी छोड़ दी प्रोफेसर की और 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू की। उस चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम था चाइना प्लेस। वे चेन्नई में ताज होटल के सामने एक रेस्टोरेंट वाले से मिले और उससे कहा कि मेरे पास रेस्टोरेंट की जगह लेने की पूंजी नहीं है और मैं तुम्हें किराया भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक बात है कि मेरा जो भी बिजनेस होगा, जो भी मैं फूड बेचूंगा, उसका 20% मुनाफा मैं आपको दूंगा। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये बताता है कि अगर आप में चाहो तो रास्ता कोई ना कोई निकलता है। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में बड़ी मूड़ी पूंजी आपके पास हो, ये जरूरी नहीं है। तो होटल चल पड़ी। उनका कारण था, उसका सिद्धांत था दोस्तों, ये हर व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए, गुड फूड एट गुड प्राइस। वे मात्र उस समय मात्र 10 रुपए में इतना फूड सर्व करते थे कि आदमी का पेट भर जाए। उन्होंने पैक्ड लंच भी शुरू किया। और उनकी एक और विशेषता थी, वो विशेषता थी स्वच्छता। वे अपनी होटल में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखते थे। सेब के लिए ग्लव्स और टोपी पहनना कंपलसरी था।
महादेवन की दूसरी विशेषता थी फूड को टेस्ट करने की विशेषता। उनकी कैपेसिटी लाजवाब थी। वे खाने को देखकर बता देते थे कि इसमें सॉस और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है बराबर मिलाए गए हैं, नहीं, उनको टेस्ट करने तक की जरूरत नहीं होती थी। वो इतना लाजवाब टेस्ट करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इसके साथ साथ, इस होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ कई और जगह हाथ आजमाए। उन्होंने नेस्ले कंपनी की एजेंसी भी शुरू की। इसके बाद उन्होंने एक नई होटल चालू करने का निश्चय किया। इसमें 70% इन्वेस्टमेंट उनके एक मित्र जिनका नाम था मिस्टर रेड्डी, उनका था, और 30% इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया। अब दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि महादेवन का हर चीज में टेस्ट लाजवाब था, तो उन्होंने अपनी होटल का इंटीरियर डेकोरेशन अदी गोदरेज की पत्नी परमेश्वर गोदरेज से करवाया। अब दोस्तों, ये परमेश्वर गोदरेज उस समय की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। उनके पास से आपको टाइम लेना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया और इस होटल को नाम दिया गया कास्केड। और दोस्तों, अब आपको लग रहा है कि सब चीजें आसान हो रही हैं, मगर ये भारत देश है, यहां चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। भारत जैसे देश में बिजनेस करने में अभी तो काफी सहूलियत है, पहले काफी समस्या आती थी। उनको होटल करने में काफी समय लग गया, उनको होटल का लाइसेंस लेने में, दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में तकरीबन 1.5 वर्ष का समय लगा। यह बताता है कि हम इंडियंस लोग बिजनेस में क्यों पीछे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी उसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, 1.5 वर्ष लगा होटल शुरू होने में। होटल शुरू तो हो गई। शुरुआत में उनके पास मात्र 4 लोगों का स्टाफ था, परंतु उसके बाद उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ। आज इनके पास तकरीबन 4000 लोगों का स्टाफ है। भारत के अलावा अन्य 18 देशों में इनके होटल हैं। महादेवन की सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि वे लगातार सीखते रहते हैं। उन्होंने नई नई जगहों पर हाथ आजमाए। वे एक बार सिंगापुर गए, वहां उन्होंने एक ऐसी बेकरी देखी जिसमें कांच में रखी हुई चीजों को देखा जा सकता कि क्या क्या फूड बनाया गया है। तो उन्होंने 1989 में हॉट ब्रेड नाम से एक बेकरी शुरू की। उनका कॉन्सेप्ट था कि जहां बने वहीं बेचो। उन्होंने एक ऐसी बेकरी बनाई जहां कस्टमर ब्रेड पिज्जा को अपनी आंखों देखता था। स्वच्छता देखते ही ग्राहक का मन प्रसन्न हो जाता था और खाने की महक से ग्राहक के दिलो दिमाग तृप्त हो जाते थे और वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाता था। सिद्धांत है, जो दिखता है वो बिकता है। अब दोस्तों, उन्होंने ये जो बिजनेस था, इसके लिए फ्रांस से श्रेष्ठ मशीनरी मंगाई, कारीगरों को तालीम लेने के लिए सिंगापुर भेजा। यह बेकरी का कॉन्सेप्ट सफल रहा और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह बेकरी दक्षिण भारत में सफल हुई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दक्षिण भारत के लोग सुबह सुबह गर्मा गर्म इडली और डोसा खाते हैं। ब्रेड और पिज्जा उन लोगों को खिलाना सचमुच एक चमत्कार था। तो उनकी हॉट ब्रेड्स बेकरी इतनी सफल हुई कि शुरुआत, जिस दिन ओपनिंग था बेकरी का, उस दिन शुरुआत के 2 घंटे में ही पूरा माल बिक गया। भारत में जो पफ है, पफ का आइडिया महादेवन ही लाए थे। उनका जो चिकन पफ था बहुत ही पॉपुलर हुआ। उनको पहले ही महीने अपनी दुकान बड़ी करनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में हॉट ब्रेड्स की 7 ब्रांचेस खुल गई। पहले वर्ष का मुनाफा था 2 करोड़। यह उस जमाने की बहुत बड़ी अमाउंट थी। और दोस्तों, लेकिन जीवन में चढ़ाव उतार तो आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो महादेवन के साथ भी यही हुआ। उनके कई फ्रेंचाइजीज ने उन्हें कमीशन देना बंद कर दिया। कई लोग सिंसियरली बिजनेस नहीं करते थे। कुछ ब्रांचेस बंद भी हुई, पर महादेव की विशेषता थी कि वो हमेशा एक्टिव रहे। उन्होंने चाइनीज फूड पर कॉन्सेंट्रेट किया। उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने नोट किया कि भारत में चाइनीज फूड की मांग हमेशा बनी रहेगी। तो उन्होंने वांग्ज किचन नाम से एक चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू की और उसकी शाखाएं उन्होंने चेन्नई, दुबई, टोरंटो में भी शुरू की। उन्होंने कोलकाता में बेंजारोंग नाम से थाईलैंड की रेस्टोरेंट शुरू की। उन्होंने केरला, आंध्र प्रदेश, चेट्टीनाड में एंते केरलम नाम से रेस्टोरेंट शुरू की। उनका सबसे लाजवाब कॉन्सेप्ट था फूड कोर्ट। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। फूड कोर्ट खाने के साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। उन्होंने 40,000 स्क्वायर फीट की एक जगह खरीदी। उसमें उनकी कंपनी चाइनीज, साउथ इंडियन कॉफी वगैरह बनाती थी।
तो बाकी की जगह में इन्होंने मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट जैसी कंपनियों को किराए पर दे दिया। ऐसी जगह पे क्या होता है, लोग या तो आप किराए पे जगह दे दीजिए या फिर बेच दीजिए। अब ऐसा करने से क्या लाभ है, यहां आपके कॉम्पिटिटर नहीं खड़े होते दोस्तों। बिजनेस का सिद्धांत है कि जितने फुटप्रिंट्स आपके प्रीमाइसिस में आएंगे उतना ज्यादा लाभ आपको होगा। कैसे, मान लो कि मैकडोनल्ड्स के लिए खाने वाला व्यक्ति कोई आया है तो आपके वहां आके कॉफी पी सकता है। फूड कोर्ट में कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए कुल मिलाकर फायदा सबका होता है। यह एक लाजवाब कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फिर 2006 में महादेवन ने एक फाइन डाइनिंग प्लेस शुरू किया, एकदम शानदार स्टाइलिश ट्रेंडी रेस्टोरेंट। उन्होंने वन बाउल मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया। वे ये कॉन्सेप्ट हांगकांग से लाए थे। उन्होंने 2008 में एक कॉफी शॉप शुरू की, फ्रेंच लॉफ। अब यह भी एक लाजवाब कॉन्सेप्ट था। यहां लोग आते, शांति से कॉफी पीते, एक दूसरे से बातें करते। यहां सभी खाने की चीजों का मूल्य अन्य जगहों से 30 से 40% ज्यादा होता है, मगर फिर भी यह सक्सेसफुल रहा। क्यों? यह दिखाता है कि आप कस्टमर की डिमांड पूरी करके मनचाहा फायदा कमा सकते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट था जारा। उन्होंने अपने होटल कोपर चिमनी के पीछे का प्लॉट खरीदकर होटल शुरू की। होटल तो चली, मगर सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ होटल में चलने वाले पब में। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी विशेषता है कस्टमर के टेस्ट को पहचानना। तो यह महादेवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हर जगह की चीजों को, इस कस्टमर को स्टडी करते हैं और उस ढंग का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इटाली में लोग फीका खाना पसंद करते हैं, तो वहां आप स्पाइसी फूड नहीं बेच सकते। फ्रेंच लोगों को भारतीय करी बहुत पसंद आती है, परंतु जब हम भोजन को वघारते तो यदि वघार की महक उनके कपड़ों में बस जाए तो कोई भी फ्रेंच कस्टमर दोबारा आपके इंडियन रेस्टोरेंट में पैर नहीं रखेगा। महादेवन ये सभी चीजें भली भांति जानते थे, इसलिए वे हमेशा फ्रांस में किचन में 2-2 एग्जॉस्ट फैन लगाते थे, ताकि जो भी स्मेल है वो रेस्टोरेंट के बाहर चली जाए। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट और रीजनेबल प्राइस। हम लोग देखते हैं अक्सर कि लोग कई जो चाय पीने के या पान खाने के शौकीन होते हैं, ये पर्टिकुलर टी स्टॉल या पान के गल्ले पे जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। रीजन टेस्ट। आप ग्राहक को उसका हमेशा मनपसंद भोजन परोसिए तो आपके पास वो खींचा चलाएगा। दूसरी बात है, अपना जो टेस्ट है आपका उसे बरकरार रखिए। यदि आपने ग्राहक को 10 बार लाजवाब पनीर टिक्का खिलाया, मगर यदि 11वीं बार आपने गलती कर दी, आपका पनीर टिक्का जला हुआ निकला, तो कस्टमर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और होटल बिजनेस की दूसरी विशेषता, वासी भोजन तो रेस्टोरेंट में रखना ही नहीं है। सुबह खरीदो तो शाम तक हर हाल में बेच दो। महादेव का पूरा जीवन दोस्तों हमको सफलता की संदेश देता है। उन्होंने खूब कमाया, अब वो समाज को लौटा रहे हैं, परंतु इस मामले में भी उनका तरीका लाजवाब है। वे भूखे को मछली खिलाने के बदले उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं। वो कहते हैं, डोंट गिव देम फिश, टीच देम टू फिश। उनके कई कॉन्सेप्ट है, जैसे उन्होंने चेन्नई की लोयला कॉलेज में बेकरी शुरू की है, एकदम एनजीओ की तर्ज पर। इस बेकरी में जो भी मुनाफा होता है वो म्युनिसिपल स्कूल्स में शिक्षा के पीछे खर्च किया जाता है। वे चेन्नई के आसपास के गरीब विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देकर बेकरी की आइटम्स बनाना सिखाते हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज उनके सिखाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी विदेशों में जाकर होटल्स में नौकरी में सेटल हो गए। इसके अलावा उन्होंने जेल में भी बेकरी शुरू की है। यहां बनाने वाली ब्रेड को अनाथालयों, म्युनिसिपल स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में मुफ्त में बांटा जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये एन महादेवन की जो पूरी जीवन की कहानी है, ये हमको बताती कि होटल इंडस्ट्री में आप कैसे सफल हो सकते हैं। होटल इंडस्ट्री नहीं, किसी भी बिजनेस में यदि आप लोगों के टेस्ट को समझते हो, उनके टेस्ट की जो उनकी डिमांड है उसे पूरा करते हो, तो आपका सफल होना निश्चित है। आई एम श्योर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।